हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों बात करेंगे आज रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्ज़ाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवाल को इस वीडियो में लेकर आप लोगों के लिए आया हूं, और साथ ही साथ इससे बनने वाले जो भी रिलेटेड सवाल होंगे वो भी इस वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है, तो जिनका भी थर्ड फेज़ में, ठीक है, जिनका भी थर्ड फेज़ में एग्ज़ाम होने वाला है वो खासकर इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। बाकी के वीडियो जितने भी 7 से 8 वीडियो मैंने डाला है उसकी प्लेलिस्ट बनी है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ताकि उनको इससे काफ़ी मदद मिलेगी और उनको यहाँ से पता चलेगा कि सवाल किस तरह के आ रहे हैं और वो अपनी तैयारी इसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, जिनको अगर इसकी PDF चाहिए, इसकी जो PDF चाहिए तो वो 1000 क्वेश्चन की PDF है ये, ठीक है, जिसके लिए आपको 100 रुपये पे करना होगा। पे कहाँ करना होगा? तो ये वाले नंबर दिख रहा होगा, ये व्हाट्सअप नंबर भी है आपका, फ़ोनपे भी है, गूगल पे या पेटीएम नंबर है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद इसी व्हाट्सअप पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपके व्हाट्सअप पे PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा ये PDF। दूसरी PDF 10,000 करंट अफेयर्स वाली जिनको चाहिए, ठीक है, PDF विद स्टैटिक GK वाली, तो उनको क्या करना होगा, इसके लिए 120 रुपये पे करना होगा। ठीक है, क्योंकि अब इसकी प्राइस बढ़ चुकी है। और जिनको 8,000 क्वेश्चन वाली PDF चाहिए, साइंस, स्टैटिक GK और GK वाली, तो 80 रुपये पे करके आप इस PDF को ले सकते हैं। तीनों PDF का अगर देखा जाए तो प्राइस होती है 300 रुपये। ठीक है, अगर जो लोग एक साथ लेना चाहते हैं, अगर एक साथ जो PDF लेना चाहते हैं, उनको ये PDF मात्र 250 रुपये में मिल सकता है। लेकिन कब? जब आप एक साथ तीनों PDF लेंगे तो अलग अलग PDF लेंगे, अलग अलग प्राइस देना होगा। चलिए, तो न्यूमेरिकल बेस में क्या आपको दिया था कि R1 का वैल्यू दिया था। ठीक है, R1 का वैल्यू 4 ओम दिया हुआ था, R2 का वैल्यू आपको दिया हुआ था 3 ओम। ठीक है, और वोल्ट भी दिया हुआ है आपका 5 वोल्ट। अब निकालना क्या था, ये ध्यान रखिएगा, निकालना था धारा। तो धारा निकालने के लिए कौन सा? ओम का नियम फार्मूला आपको पता है, V बराबर IR। तो यहाँ से आपको I निकालना था, तो I कैसे हो जाएगा? I इक्वल टू V/R हो जाएगा, क्योंकि जब आप इक्वल टू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे V को किससे, अगर I को इधर मल्टीप्लाई के इधर लाएंगे तो क्या हुआ, डिवाइड हो जाएगा, और V इधर आकर यहाँ V इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और I उधर जाके इक्वल टू के उधर हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? I इक्वल टू V/R। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, वोल्ट तो दिया हुआ लेकिन आपको R चाहिए। R कैसे निकलेगा? तो अगर यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ तो श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, तो श्रेणी क्रम का क्या फार्मूला होता है? श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध का फार्मूला होता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बता रखा था कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। ये जब श्रेणी क्रम में हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ओम और 3 ओम, टोटल कितना हो गया? 7 ओम। 7 ओम हो गया। ठीक है, अब आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या करना है, वोल्ट तो लिखा हुआ है ऊपर में, 5 लिख दीजिएगा, और R का वैल्यू आ गया 7, तो 5/7। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/7 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर ये सवाल है यहाँ पे श्रेणी क्रम बोला, अगर आपको समांतर क्रम होता है तो क्या होता है? समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2। इसी तरह से आपको आगे करते जाना है ना, इस तरह से करते जाना है। तो जब आपको श्रेणी क्रम में पूछे तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, अगर आपको समांतर क्रम पूछे तो समांतर क्रम कीजिए वाले फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। और ओम का नियम V इक्वल टू IR, यहाँ से I इक्वल टू का उधर जाएगा और V इधर आपको डिवाइड में आ जाएगा, तो V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा। बस फॉर्मूला पे पुट करना था, वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं क्या सवाल आया था। अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन अधिक करे तो क्या होगा? तो देखिए, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण लेते हैं तब तो वो CO2 लेते हैं, लेकिन अगर श्वसन करते हैं तो जैसे मनुष्य या पौधे जैसे मनुष्य करते हैं श्वसन, उसी तरह इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो आंसर क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे तो नेचुरल सी बात है कि वातावरण में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए। तो ऐसे सवाल आए तो ध्यान रखिएगा, तो इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकता है ये भी देख लीजिए। पौधे श्वसन के लिए कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? किससे होता है? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है, जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ पे होता है? पत्ती में होता है। और क्लोरोफिल, इसी पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का यूज़ होता है? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस का यूज़ करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। चलिए, अब कुछ अनुसूची से देखिए, 73वां संविधान संशोधन से बहुत सारे सवाल हर
एग्जाम में इधर जितने भी कुछ ना कुछ जो भी शिफ्ट हुए उसमें कहीं ना कहीं सवाल इस तरह के देखने को बना है। जैसे 11वीं अनुसूची जरूर ध्यान में रखिएगा। 11वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब का है, 1992 का है, लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। इसमें कौन सा भाग जोड़ा गया था, इसमें आपका भाग 9 जोड़ा गया था। कुल कितने विषय थे ये भी ध्यान रखिएगा, 29 विषय थे। भाग 9 में कितने अनुच्छेद हैं, तो 243 से लेकर 243 ओ तक इसमें है। और इस किससे संबंधित, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये तो संविधान से सवाल आया ही आया। अब सवाल आपको अनुच्छेद, इसके जो अनुच्छेद है इससे सवाल आने लगे, जो कि आगे वीडियो में देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, नागौर जिला राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्तर पर। और कौन सी समिति के सिफारिश पे, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। तो देखिए सवाल ये तो यहाँ पूछा गया। अब इससे रिलेटेड सवाल देखिए यहाँ पे एग्जाम में क्या आया कि अनुच्छेद 243E का संबंध किससे है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंचायत का कार्यकाल कब समाप्त होगा, इसका इसमें उल्लेख है। ठीक है, तो देख रहे हैं सवाल कहाँ से कहाँ बनने जा रहा है। फिर इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकता है ये भी ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 243A में किसका उल्लेख है, ग्राम सभा का उल्लेख है। 243B में किसका उल्लेख है, पंचायतों के गठन का उल्लेख है। 243C में किसका, तो पंचायतों की संरचना होता है। सी से कंस्ट्रक्शन, ट्रिक से याद रखिएगा, सी से कंस्ट्रक्शन होता है, तो सी से कंस्ट्रक्शन होता है, तो सी से कंस्ट्रक्शन का मतलब संरचना होता है। अनुच्छेद 243D में स्थानों का आरक्षण से रिलेटेड इसमें है। और अनुच्छेद 243G इसमें क्या है, तो पंचायतों की शक्तियाँ से रिलेटेड है। और बात करें 243I का, तो आई से इनकम याद रखिएगा, वित्त आयोग का गठन इसके अंतर्गत आता है पंचायत का। और अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन इसमें शामिल है। अब देखिए सवाल और क्या आया था, ध्यान दीजिएगा। आपका गेम से, स्पोर्ट्स से क्या, इससे कैसे सवाल बन सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। चाहे IPL की बात हो गया, चाहे कॉमनवेल्थ की बात हो गया, इस तरह के जितने भी हैं गेम आपको, ठीक है, वो सारे ध्यान में रखने। नेशनल गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। अब इससे रिलेटेड और भी सवाल ध्यान में रखिए, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ हुआ, पंचकुला हरियाणा में हुआ। इसमें पहले स्थान पे कौन रहा, हरियाणा, और शुभंकर था इसका धाकर। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 कहाँ हुआ, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसमें पहले स्थान पे कौन रहा, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का। और कौन, इसका शुभंकर का नाम क्या था, वीरा। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल क्या आया था, ये ध्यान रखिए। ये सवाल आया था कि भारत का पहला AVGC सेंटर कहाँ शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक बेंगलुरु में। तो साउथ से देख रहे कुछ योजना, साउथ से आपके सेंटर जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसका AVGC का भी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तत्वबोधिनी समाज सभा की स्थापना किसने और कब की थी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में किया गया था। तो सवाल ऐसे भी आते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में। सत्यार्थ प्रकाश किसकी लिखी पुस्तक है, तो ये भी ध्यान रखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और इनके द्वारा कौन सा समाज का संस्थापक कहलाते हैं, तो आर्य समाज के संस्थापक कहलाते हैं। गुलामगिरी किसकी लिखी पुस्तक है, ज्योतिबा फुले। और सत्यशोधक समाज के संस्थापक ये हैं। अब देखिए सवाल ये भी आया था कि PNB में किस बैंक का विलय हुआ, तो बैंक से भी रिलेटेड सवाल आए। जैसे PNB बैंक में किस बैंक का विलय हुआ, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ध्यान रखिएगा कौन सा बैंक का विलय हुआ, तो देना बैंक और विजया बैंक। और केनरा बैंक का विलय किस में हुआ था, सिंडिकेट बैंक में। तो बैंक से सवाल अगर पूछ ही रहे तो 2-4-5 ऐसे सवाल भी ध्यान में रखिए। जैसे RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पहले SBI को कहा जाता था, अब जुलाई 1955 से क्या इसका नाम हो गया, SBI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो अब ध्यान ये भी रखिए कि SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दिनेश खारा। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14। और 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पुनः, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पुनः। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी, ये आया था एग्जाम में। ठीक है, तो आंसर हो जाता दिल्ली। तो ये भी ध्यान रखिएगा दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो बांग्लादेश। इसमें भारत कौन से स्थान पे, तो 5वां स्थान पे भारत है। तो देख रहे हैं ऐसे सवाल आए थे एग्जाम में, आपको भी ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, उत्तराखंड में। और चिपको आंदोलन से सवाल आए थे कि चिपको आंदोलन किसने और कब शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। कब, 1970 में। और ये भी ध्यान रखिएगा 1970 में ये हो गया। और अच्छा, सुंदरलाल बहुगुणा इनका हाल ही में क्या हो गया, इनका भी निधन हो गया। तो इसी तर्ज पर क्या हुआ था, दक्षिण में अपिक्को आंदोलन चला था, कहाँ, कर्नाटक में। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध, देखिए इस तरह का सवाल भी आए थे। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध की अगर बात किया जाए तो 1730 में राजस्थान में जोधपुर के अंदर खेजरली, ठीक है, खेजरली गांव में खेजरली वृक्ष की कटाई पर रोकने के लिए ये आंदोलन चलाई थी। तो इससे रिलेटेड सवाल आया था कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए सवाल आया था
भाषा से रिलेटेड कि काकब्रोक भाषा कहाँ की मूल भाषा है, त्रिपुरा की भाषा। अगर आपने मेरी पीडीएफ देखी होगी, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो हमेशा मैंने इसकी जिक्र किया है, तो आप 1 नंबर यहाँ से ले गए होंगे। मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22, और वर्तमान में कितने भाग हैं संविधान में, तो 25 भाग हो गए हैं। ठीक, इसमें जो नए भाग जो जुड़े ध्यान रखिएगा, संविधान में जो नए भाग जुड़े ध्यान रखिए, इसमें कौन कौन से भाग जुड़े हैं। जैसे देखिए भाग 4A, ठीक है, भाग 4A की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। भाग 4A का संबंध किससे, मौलिक कर्तव्य से। 42वां संविधान संशोधन, और अनुच्छेद कौन सा है, 51A। भाग 4 के अगर भाग 9 की बात करें तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन, तो भाग 9 में 73वां संविधान संशोधन 1992 का पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए भाग 9A ये क्या है, 74वां संविधान संशोधन 1993 का और नगर निकाय से संबंधित है। भाग 9B इसमें कौन सा संविधान संशोधन, 97 संविधान संशोधन, कौन सी समिति, सहकारी समिति से इसका संबंध है। भाग 14A इसमें क्या है, तो कैट अर्थात सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अर्थात प्रशासनिक प्राधिकरण का संबंध इससे है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है, तो अनुच्छेद 323A। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। वर्तमान में कुल कितने संविधान संशोधन हुए, 105। पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें सारे संविधान संशोधन 100 जितने भी थे। ठीक है, 100, 101, 102, 103, 104, 105 सब उसमें वर्णन किया गया है। विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत कौन सा स्थान पे है, तो ऐसे सवाल आए थे एग्जाम में कि विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत कौन सा स्थान पे, दूसरा स्थान पे। और पूरे विश्व में कितना प्रतिशत अगर पूछ लिया जाए तो 17.5%। पहले स्थान पे कौन है, चाइना। तो विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार कब मनाया जाता है, 11 जुलाई 1989 को। इसलिए 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल के मामले में पूरे विश्व में भारत कौन से स्थान पे, 7वां। और पूरे विश्व में प्रतिशत के मामले में तो 2.4% है। पहले स्थान पे रशिया है, दूसरे पे कनाडा है। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में। गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, पहली बार देखिए ये सवाल आया था कि पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो सबको पता होगा 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और इससे रिलेटेड सवाल क्या बन सकते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, 1929। कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, उस समय अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था, 13 दिसंबर 1946 को आया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्ताव है कब पारित हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को। दोनों बात ध्यान रखिएगा, एक तो उद्देश्य प्रस्ताव आया कब था, 13 दिसंबर 1946 को, और पारित कब होता है, 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति कब आया, 29 अगस्त 1946 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को। क्यों, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसलिए 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। वहीं स्वतंत्रता अधिनियम कब का है, 18 जुलाई 1947 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रेड क्लिफ आयोग का गठन कब हुआ था, 17 अगस्त 1947 को। सिडबी की स्थापना पूछ लिया गया, 1990 में इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय लखनऊ है। सिडबी का फुल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड की स्थापना भी ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई 1982 को होता है। किस समिति की सिफारिश पे, शिवरमन समिति की सिफारिश पे। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष भी ध्यान रखिएगा, कौन है, गोविंद राजू चिंटालू। ठीक है, एक्सिम बैंक की स्थापना कब होती है, 1982 को होती है। कौन से अधिनियम के तहत, 1981 के अधिनियम के तहत। और आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, ओस्मान स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। और वर्तमान में गवर्नर कौन है, ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास। आरबीआई का लोगो में किसका चित्र अंकित है, तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। देखिए सवाल है ये आएगा, ध्यान रखिएगा, बल्ब का तंतु कैसा होना चाहिए, तो देखिए बल्ब का तंतु कैसा होना चाहिए ताकि जल्दी बल्ब फ्यूज ना हो। ठीक है, एक तो उसकी प्रतिरोध उच्च होगा, तो उसमें क्या होगा, हीट अर्थात लाइट उत्पन्न होगा। ठीक है, और गलनांक कम होगा, तो जिससे बल्ब कम जल्दी फ्यूज नहीं होगा। तो उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होना चाहिए। भाई फ्यूज तार कैसा होना चाहिए, तो निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज का तार किससे बना होता है, लेड और टिन से बना होता है। पीएच मान, देखिए पीएच मान से सवाल आए एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। पीएच मान की खोज किसने किया, सोरेनसन ने किया। पीएच मान का जो है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 के आसपास। और एसिड रेन का पीएच मान होता है 5.5 के लगभग में। पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 14 होता है। 0 से 7 क्या होता है, अम्ल होता है। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से 14 क्षार होता है। अम्ल क्या करेगा, लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देगा। और क्षार क्या कर देगा, लिटमस पत्र को तो लाल से नीला कर देगा। ठीक, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। ये सवाल कैसा आया था और बहुत ही आसान था। अगर आपको
अगर प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जीवाणु से होने वाला रोग अगर पता है तो इसको आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। प्रोटोजोआ जनित रोग इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए सबसे पहले बात, प्रोटोजोआ रोग इनमें से है कौन कौन? तो आपका निद्रा रोग प्रोटोजोआ से संबंधित है, कालाजार प्रोटोजोआ से, और मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? प्लेग इसका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए सवाल ये भी आता है, कुनैन दवा जो कि मलेरिया का है किससे प्राप्त होता है? सिंकोना वृक्ष से। सिंपल था, सिंकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं ये मलेरिया से रिलेटेड ही सवाल था एक तरह से देखा जाए तो। मलेरिया से क्या प्रभावित होता है? आरबीसी प्रभावित होता है। देखिए सवाल ये आया था, लिस्मानिया प्रोटोजोआ से क्या होता है? तो कालाजार होता है। ठीक है, तो आपसे कालाजार पूछ लिया, प्लेग के बारे में पूछ लिया, मलेरिया के बारे में पूछ लिया, तो निद्रा रोग के बारे में भी ध्यान रखिएगा। अब सवाल आता है कि कालाजार का वाहक कौन सा है? बालू मक्खी। निद्रा रोग, इसी की बात करें तो निद्रा रोग का वाहक कौन है? सीसी मक्खी। ठीक है, डायरिया किस प्रोटोजोआ से होता है? तो एंटमीबा हिस्टोलोटिका से होता है, और इसमें अमीबी पेचिस से इसी से ही होता है। तो पेचिस का संबंध किससे है? डायरिया से, ये भी ध्यान रखिए, और सवाल ये आया था एग्जाम में। ठीक है, तो आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड और आपको प्रोटोजोआ से रिलेटेड बीमारी आपको पता होनी चाहिए। प्लेग किससे होता है? जीवाणु से होता है, और इसे काले मौत भी कहा जाता है। तो ये सवाल आया था एग्जाम में। ठीक है, श्रव तरंग, अब यहाँ पे देखिए एक श्रव तरंग होता है, अपश्रव तरंग होता है, और प्रस्रव होता है, जिसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो 20 से हर्ट्ज से कम, ठीक है, आवृत्ति का मात्रक ही होता है, हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो 20,000 हर्ट्ज से कम को अपश्रव कहते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज को क्या कहते हैं? श्रव कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को अल्ट्रासाउंड या प्रसव तरंग कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चमगादड़। ठीक, वाहन में पीछे से आने वाली, देखिए सवाल ये आया था एग्जाम में कि वाहन में पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर अर्थात उत्तल दर्पण का। तो आप 9-10 की, ठीक है, 9-10 की बुक आप पढ़ लीजिए ना, साइंस की। ठीक है, साइंस की बुक पढ़ लीजिए 9-10 की, एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। ठीक है, हॉर्न सिल्वर किसको कहा जाता है? AgCl को, अर्थात सिल्वर क्लोराइड को। और कृत्रिम वर्षा किससे होती है? सिल्वर आयोडाइड से, AgI से। ठीक है, AgI से होती है। ठीक है, और चुनाव में मतदाता की उंगलियों पर लगाए जाने वाली स्याही का नाम क्या है? AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट। तो गाइस यहाँ पे पूरे 100 सवाल मैंने करा दिए हैं, जिसमें से